आज हम लोग खलील डायलेमा पढ़ेंगे। खलील डायलेमा एक टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का, पॉलिटिकल साइंस का, क्लास 10th का। आइए देखते हैं इसे। खलील एक इंसान का नाम है और डायलेमा का मतलब होता है दुविधा। दुविधा का मतलब हुआ कि करें कि नहीं करें, क्या नहीं करें। इस अवस्था को बोलते हैं, जब हम डाउट में होते हैं तो इसको बोलते हैं डायलेमा। ये कहानी है एक खलील की। खलील नाम का एक इंसान है। इसके पहले जो हम लोगों को दो स्टोरी बताया गया है, एक श्रीलंका के बारे में और एक बेल्जियम के बारे में। श्रीलंका और बेल्जियम की जो दो स्टोरी आप लोगों को समझाई गई, वो दोनों स्टोरीज फैक्ट्स पे बेस्ड है, सच्ची घटनाओं पर आधारित है। लेकिन ये जो स्टोरी आपको बताई जा रही है, ये फैक्ट नहीं है, ये फिक्शन है, ये काल्पनिक है। ठीक है, काल्पनिक है, लेकिन इस कहानी को पढ़ करके आपकी समझदारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी पावर शेयरिंग के बारे में। ठीक है, ये कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है आपके बुक में कि एक विक्रम नाम का आदमी है जो कि बाइक चला रहा है और उसके पीछे वाली सीट पर वेताल है, वो पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ है। और विक्रम को मोटरसाइकिल चलाते चलाते नींद नहीं आ जाए, इसलिए वेताल उसको एक स्टोरी सुनाता है। वो स्टोरी है खलील की स्टोरी है। खलील की क्या स्टोरी है? खलील एक आदमी है, ठीक है, और ये रहने वाला है बेरूत का। बेरूत लेबनान एक कंट्री है। लेबनान यह एक कंट्री है जो कि एशिया का ही एक कंट्री है और जिसका कैपिटल है बेरूत, और ये बेरूत का रहने वाला है खलील। ठीक है, आगे जो बात बताई जा रही है, वो जो खलील है, खलील के, ठीक है, खलील के माँ और खलील के फादर। खलील के जो माँ हैं वो सुन्नी मुस्लिम हैं और खलील के जो फादर हैं वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हैं। और ये जो बेरूत नाम का एक शहर है, यह एक ऐसा शहर है जिस शहर में कॉस्मोपॉलिटियन शहर है। इसमें एक से ज़्यादा समाज के लोग यहाँ पर एक साथ रहते हैं। आप देख ही रहे हैं कि उसके फादर जो हैं क्रिश्चियन हैं और उसकी माँ मुस्लिम हैं, तो किस तरीके का समाज है लेबनान में। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि मुस्लिम्स भी रहते हैं और क्रिश्चियंस भी रहते हैं, और इन दोनों के बीच में सिविल वार हो जाता है। आज से लगभग 40-50 साल, 50-60 साल पहले की बात है। लेबनान में ही सिविल वार छिड़ जाता है। सिविल वार आप लोग समझते हैं, जो कि सिविल वार हुआ था श्रीलंका में, जिसके चलते खून खराबा हुआ था, वायलेंस हुआ था, राइट्स हुआ था। दो ग्रुप के लोग आपस में टकरा गए थे। वो उसको सप्रेस कर रहा था, वो उसको सप्रेस कर रहा था पावर गेम के लिए। ठीक है, लेबनान में भी यही होता है, मुस्लिम्स और क्रिश्चियन के बीच में सिविल वार हो जाता है। और जिस समय ये 50-60 साल पहले सिविल वार होता है, उस समय में मुस्लिम्स और क्रिश्चियन दोनों की जनसंख्या 50-50 होती है। मतलब जितने मुसलमानों 50% हैं और क्रिश्चियन भी दोनों 50% हैं उस समय। आज से 50-60 साल पहले ये घटना घटती है, जिसमें कि जो खलील है, खलील के जो अंकल हैं, यानी उसके फादर के भाई, उनका भी डेथ हो जाता है। खलील के अंकल का भी डेथ हो जाता है आज से 50-60 साल पहले सिविल वार में। तो उस सिविल वार को लोग कैसे रोकते हैं? उस सिविल वार को लोग रोकते कैसे हैं? उस सिविल वार को रोकने के लिए वहाँ के जो लीडर्स हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से फेरबदल करते हैं ताकि ये सिविल वार रुक जाए। क्या क्या डिसीजन लिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो देखिए। सबसे पहला तो वो लोग डिसीजन लेते हैं कि जो लेबनान है, लेबनान के प्रेसिडेंट का जो पोजीशन है वो फिक्स कर दिया गया कैथोलिक क्रिश्चियन के लिए। दूसरा, जो प्राइम मिनिस्टर का पोजीशन है वो फिक्स कर दिया गया सुन्नी मुस्लिम के लिए। तीसरा, जो डेप्यूटी पीएम का जो पोजीशन है वो फिक्स कर दिया गया ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन के लिए। और चौथा, जो वहाँ के पार्लियामेंट का स्पीकर का जो पोजीशन है
उसे फिक्स कर दिया गया शिया मुस्लिम के लिए। तो इस तरीके के वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में सिस्टम बनाया गया, ठीक है। और इससे जब ऐसा किया गया तब जाकर के वहां पर सिविल वार रुक गया, और नहीं तो ऐसा लग रहा था कि लेबनान में जब तक एक आदमी भी जिंदा है तब तक वहां पर सिविल वार चलता रहेगा। तो इस तरीके से बनाया, मतलब इसमें क्या हुआ कि दो पावरफुल पोस्ट क्रिश्चियंस को मिल गए, प्रेसिडेंट का और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का, और प्राइम मिनिस्टर का और स्पीकर का पोस्ट मुस्लिम्स को मिल गया। तो मुसलमान भी जो वहां पे मुस्लिम्स थे वो भी सेटिस्फाई हो गए कि पावरफुल पोस्ट भी हम लोगों के पास में है, और जो क्रिश्चियन थे उन लोग भी सेटिस्फाई होंगे। इस तरीके से क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में पावर शेयर हो गया, और जैसे ही ये पावर शेयर होता है वहां का सिविल वार रुक जाता है, वहां पर पीस आ जाती है, शांति आ जाती है, और देश लेबनान फ्लरिश करने लगता है, डेवलप करने लगता है, ठीक है। अब इस घटना के 50-60 साल बाद आज की बात का कहानी है। आज क्या होता है, अब खलील जो है वो आज की बात कर रहा है, ठीक है। खलील अब एक पॉलिटिकल लीडर बन चुका है। खलील जो है यह एक क्या बन चुका है, एक पॉलिटिकल लीडर बन चुका है, ठीक है। और अब आज के डेट में क्या है कि यह देख रहा है कि हम कुछ भी कर लेंगे लेकिन हम कभी प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं अपने कंट्री का। क्यों? क्योंकि जो प्रेसिडेंट का जो पोजीशन है वो कैथोलिक क्रिश्चियन के लिए रिजर्व रखा गया है। जो क्रिश्चियन है वही लेबनान का प्रेसिडेंट बन सकता है और कोई नहीं बन सकता है। लेकिन ये तो पॉलिटिकल लीडर बन गया है, अब ये समझ रहा है कि नहीं, अब तो हम कुछ भी कर लेंगे तो ये तो बनेंगे नहीं। दूसरी बात, ध्यान देने वाली बात क्या है कि पिछले 50-60 सालों में वहां का पॉपुलेशन चेंज हो गया है। 50-60 साल पहले क्या था कि मुस्लिम्स 50% थे और क्रिश्चियन भी 50% थे, लेकिन अब क्या हो गया है कि मुस्लिम जो हैं वो 50% से ज्यादा हो गए हैं। बुक्स में लिखा हुआ नहीं है कि कितना हो गया है, लेकिन ज्यादा मान लेते हैं 60-70% हो गए हैं, और जो क्रिश्चियन हैं तब वो 30% हो गए हैं। तो 50-60 साल के बाद मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बढ़ करके 50% से 70% हो गई है, ठीक है। और अब ये खलील पॉलिटिकल लीडर बन चुका है, ये बढ़िया से समझ गया कि अब हम तो यहाँ पर प्रेसिडेंट बन नहीं सकते हैं जबकि हम मेजोरिटी में हैं। इसको मेजोरिटी वाली बात इसके दिमाग में आ गई। इसको बार बार लग रहा था कि नहीं, हम तो 70% हैं तो हमको प्रेसिडेंट बनना चाहिए। ये प्रेसिडेंट का जो सीट है वो क्रिश्चियन के लिए क्यों रिजर्व कर दिया गया? बात समझ में आ रही है आपको? इस तरीके से वह डिमांड करता है कि नहीं, ये सिस्टम चेंज होना चाहिए, वैसा वाला ही सिस्टम होना चाहिए जैसे कि बाकी सारे डेमोक्रेसीज में है, जैसे कि श्रीलंका में है, वैसा होना चाहिए। लेकिन इसके जो पूर्वज लोग हैं वो इसको समझाते हैं कि ये सही नहीं है। अगर तुम जो सिस्टम चल रहा है लेबनान में, जो ये पोजीशन फिक्स किया हुआ है, अगर इसको तुम चेंज करोगे तो फिर से सिविल वार हो जाएगा। खलील तो सिविल वार देखा नहीं था, जिस जमाने में सिविल वार हुआ था उस जमाने में उसका जन्म नहीं हुआ था। उसे समझाया जाता है कि तुम्हारे अंकल का भी डेथ हो चुका है सिविल वार में। सिविल वार एक, उसका दर्द क्या होता है, सड़कों पे खून बहता है, लोग मारे जाते हैं, राइट्स चारों तरफ दंगा फसाद होता है, तो इसका दर्द तो खलील जानता नहीं है, ठीक है। इसे लोग समझाते हैं, इसके बुजुर्ग लोग। बेताल की कहानी बताते बताते क्या होता है कि ये इनकी जो मोटरसाइकिल है वो एक टीवी टावर के पास आकर के रुक जाती है, और टीवी टावर के पास जैसे ही रुकती है बेताल मोटरसाइकिल से उतरने लगता है और विक्रम से पूछता है क्वेश्चन कि ये कहानी को तुमने जो ध्यान से सुना विक्रम, अब मुझे बताओ कि यदि तुमको ये पावर दिया जाता, बेताल पूछता है विक्रम से कि यदि तुम्हें ये पावर दिया जाता कि लेबनान का कॉन्स्टिट्यूशन अब तुमको लिखना है, लेबनान के कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा लिखने का पावर यदि तुमको दिया जाता तो तुम क्या करते? क्या तुम ये जो पुराना वाला जो सिस्टम है इसी पर चिपके रहते, या फिर नया सिस्टम कोई ले आते जैसा कि श्रीलंका में सिस्टम है, या और भी दूसरे डेमोक्रेसीज में जैसा सिस्टम है वैसा ले आते? ठीक है। और बच्चों, ये वास्तव में कहानी जो है ये बेताल विक्रम से नहीं पूछ रहा है, ये हम लोगों से पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है। आप लोगों को जो ये पावर शेयरिंग पढ़ाया गया, पावर शेयरिंग में श्रीलंका का एग्जाम्पल दिया गया, पावर शेयरिंग में बेल्जियम का एग्जाम्पल दिया गया, उसके बाद ये लेबनान का काल्पनिक एग्जाम्पल है, ऐसा कोई घटना घटा नहीं है। तो ये एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि यदि आपको लेबनान का कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा लिखने के लिए दिया जाए तो आप क्या करते? क्या वो पुराना वाला ये जो रूल्स है, ये सबका जो पोजीशन है इसको फिक्स कर दिया गया है, इसी को रहने देते, या कोई नया
कॉन्स्टिट्यूशन आप नया बनाते, जो इसमें मेजोरिटी का मेजोरिटेरियन फॉर्म का रूल होता, जैसा कि श्रीलंका में था। ठीक है बच्चों, मैं समझता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।